Okay guys, so in this video we will learn about gravitational field strength और gravitational field intensity। देखो intensity and strength word यहाँ आएंगे, वो एक ही चीज़ है। gravitational field की या strength बोलो या intensity बोलो, वो सेम चीज़ है। सबसे पहले तो हम इसको स्टडी करेंगे, इसका फॉर्मूला जानेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड वी विल मूव ऑन टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर इसको डिराइव भी करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे उस बेस पे। फिर आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस देयर। सो वी विल डू ऑल दैट इन दिस वीडियो। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो यहाँ पे होता क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड में कि दो मासेस हैं, लेट्स से देयर आर टू मासेस, और या आप कह सकते हो कि उनके बीच की ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स कह लो, या आप दो चार्जेस ले लो, उनके बीच की आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। जब चार्जेस होते हैं तो उनके बीच की फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उनके बीच, और जब सिंपली दो मासेस हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और या अगर आपके पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगी। वो एक दूसरे पे अपना इफेक्ट शो करते हैं विदाउट इवन गेटिंग इन कॉन्टैक्ट। सो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि उनके बीच में जो है वो कुछ एक्शन हो रहा है एट अ डिस्टेंस, सो उसको हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। सो ये सारी की सारी जो तीन टाइप्स की जो इंटरेक्शंस हैं, इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब हम फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फील्ड क्या होती है। राइट। सो फील्ड कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो ये जो मासेस हैं, ये पोल्स हैं, ये फोर्सेस हैं, कैसे काम करती हैं। सो फील्ड कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एक मटेरियल बॉडी है, जब उसको स्पेस में आप रखोगे तो वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना देता है। ठीक है, एक बॉडी को आपने स्पेस में रखा, आपने एक बॉडी को स्पेस में रखा, जैसे स्पेस में एक हमारे पास एक लेट्स ले दिस इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी, लेट्स से इट्स अ प्लैनेट। जब आप प्लैनेट को एक स्पेस, खाली एम्प्टी स्पेस में जब वो होगा तो एक अपनी एक स्पेस पे इफ़ेक्ट डालेगा, स्पेस को वो इन्फ्लुएंस करेगा अपनी फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। राइट। सो जिस फोर्स से वो, जिस ग्रेविटेशन फोर्स से वो इफ़ेक्ट कर रहा है स्पेस को, वो फोर्स को हम समझ सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं थ्रू द फील्ड, कि एक फील्ड काम कर रही है, वो हमें दिखती नहीं है, बट वी कैन मेक एन इमेजिनेशन लाइक द सिमुलेशन हियर दैट वी आर सीइंग। ओके, सो इस सिमुलेशन को हम देख रहे हैं, जैसे ये फोटो है सिमुलेशन की, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैक होल आई मस्ट से। सो यहाँ इसका जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस है। राइट। सो आफ्टर दैट इसे हम कहेंगे फील्ड कॉन्सेप्ट। सो सो स्पेस जो है, जो उस मटेरियल बॉडी के सराउंडिंग है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, उसको मेजर कर सकते हो आप, उसको हम कहेंगे कि वो जो है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। याद रखें कि बस जो स्पेस है जहाँ तक आपकी जो अट्रैक्शन हम मेजर कर पा रहे हैं, तो वहीं तक हम फील्ड को मानेंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि वो एक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाती है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फील्ड को हम वैसे मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उस फील्ड का कितना फोर्स लग रहा है उस पर। राइट। तभी हम बता पा रहे हैं कि वो जो इफ़ेक्ट क्या है उसका, वही हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। राइट। सो लेट्स से दैट जो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस हो रही है, और किस बॉडी के ऊपर, उस मास को आपको यूनिट मास लेना पड़ेगा। आप यूं ही कोई मास नहीं ले सकते किसी फील्ड को निकालने के लिए। आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको वहाँ पे यूनिट मास लेना पड़ेगा, उस पर क्या फोर्स लग रही है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सी what happens is that intensity of gravitation field or the strength of the field of a material body at any point in this field के अंदर कहीं किसी भी पॉइंट पे बॉडी रखी है, उसकी इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? उसको आप डिफाइन करोगे फोर्स, इंटेंसिटी को ना ई से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स जो कि उस पर लग रही है और उस फील्ड की डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय यूनिट मास। यूनिट मास आपने लेना है, या उसको और पर्टिकुलरली कहें तो उसको आपने टेस्ट मास लेना है। अब देखो एक बॉडी, बड़ी बॉडी जैसे कि अर्थ है, एक छोटी सी बॉडी पे अपने ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट डाल रही है उस पर फोर्स लग रहा है। राइट। उस पर फोर्स लग रहा है फील्ड ऑफ की डायरेक्शन में, बट जो मास हमने लेना है वो हमने टेस्ट मास लेना है।
प्लेस्ड एट उस पॉइंट पे जो प्लेस किया गया है, प्रोवाइडेड द यूनिट मास इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द फील्ड ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्ट मास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर मास बहुत ही कम होगा तो उसकी खुद की ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल होगी, ताकि वो पूरी फील्ड जो हम स्टडी कर रहे हैं फील्ड कॉन्सेप्ट को उस पर इफेक्ट ना डाल दे। हम सिर्फ अभी अर्थ की या किसी बड़े वाले ऑब्जेक्ट की फील्ड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, सो उस खुद ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड ना हो, तो इसलिए हम टेस्ट मास ले रहे हैं। टेस्ट मास का मतलब है कि उसकी जो मास है लिमिट m अप्रोचेस टू ज़ीरो। जो मास है टेस्ट मास जो मास है उसका जो लिमिट है वो m अप्रोचेस ज़ीरो होता है। ये टेस्ट मास का मतलब है। सही, ओके। एक और वजह मैं बताता हूँ कि हम क्यों कोई भी मास क्यों नहीं ले रहे, यूनिट मास ही क्यों ले रहे हैं। अगर आप एक अर्थ की ग्रेविटेशन को आप मान लो, उसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी को आप पॉइंट पे देखना चाहते हो, इसी पी पॉइंट पे देखना चाहते हो, लेट्स से आप ले रहे हो 1000 kg का मास, राइट, और मैं ले रहा हूँ 1 kg का मास। भाई अगर मास अलग अलग हो जाएं तो फिर फोर्स नहीं अलग हो जाएगी, उसको तो फिर और फोर्स से खींचेगा ना वो। उसका मास ज़्यादा है तो उसमें वेलोसिटी कम होगी, और इसका मास कम है 1 kg का तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने क्या मास लिया है। इसलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यूनिट मास लेना पड़ता है। यूनिट मास के अलावा नहीं हम ले सकते। यूनिट मास लेंगे तो वो जो है हमारे पास वो एज अ डेफिनेशन हमारा चलेगा। क्वेश्चंस में तो चलो हम डालेंगे वैल्यूज़ को, वहाँ तो मास जितना होगा उतना हम डालेंगे, उस पर फोर्स कितनी लग रही है वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दी होगी, तब हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। अब फोर्स पर यूनिट मास है न्यूटन पर केजी है, एसआई यूनिट है न्यूटन पर केजी, और सीजीएस यूनिट है डाइन पर ग्राम। ओके, नाउ अब जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे आप ऐसा करो कि अब उसी टेस्ट यूनिट मास पे आप ट्राई करो कि वो जो एम मास है और अर्थ का एक मास है कैपिटल एम, अब आप फोर्स वैसे निकाल लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के। तो एफ विल बी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, आर इनके बीच का डिस्टेंस है, सो बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ एट पॉइंट पी विल बी, पॉइंट पी पे आ जाएगी फील्ड की बात कर रहा हूँ अब मैं, फील्ड आ जाएगी फोर्स पर यूनिट मास। जो हम लगा देंगे उसको, तो भाई फोर्स की तो डेफिनेशन वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, और मास जो है स्मॉल एम यहाँ आ जाएगा, तो एम से एम कट जाएगा। जो ई ग्रेविटी है ना एट आर, वो आ जाएगी जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके पास फॉर्मूला है पहला, इसको नोट कर लो। ई ग्रेविटी एट डिस्टेंस आर विल बी, स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो आप देख सकते हो जो स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू भी जी एम ओवर आर स्क्वायर ही होती है। तो ये वन ऑफ द सेम थिंग्स हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। सो और एक और चीज़, जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन है जो पॉइंट पी पे, वो पी ओ की डायरेक्शन में होगी, सेंटर ऑफ अर्थ की डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन आप याद रखना, बॉडी की तरफ। नो, जे एम ओवर आर स्क्वायर तो हमारा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी होता है पॉइंट पी पे। सो जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशन फील्ड की एट पॉइंट पी, वो इक्वल हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट दैट पॉइंट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टेस्ट मास को अगर आप वहाँ पे रखा है तो वो उसी एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ जो है वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा जी एम और आर स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। और अगर आप कैपिटल आर डाल दो, सो यहाँ पे जो है आपके पास वो अर्थ के लिए आ जाएगा कि ई ग्रेविटी फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ, सरफेस के लिए आ जाएगा। सरफेस पे जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। सरफेस पे हम जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर होती है, और वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है। ओके, अभी तक यहाँ हम इतना समझ लेते हैं। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी हम न्यूटन पर केजी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ let's do this question. Let's understand this question. The distance between moon and earth. अर्थ और ना मून के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 3.8 × 10⁸ मीटर। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड हमने निकालनी है मिड पॉइंट पे। जैसे कि मान लो ये आपकी अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है। आपने इन दोनों के जो
सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करती है उसके बिल्कुल मिड पे आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट पी मान लो इसको। अर्थ का मास भी दिया है, मून का मास भी दिया है, तो सिंपल सी चीज़ है। ई डैश जो स्ट्रेंथ है उसको ये मान लो, ई डबल डैश जो है वो आप जो है मिड पॉइंट पे मून की मान लो। सो जी एम ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यही फॉर्मूला है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट देखो यहाँ पे क्योंकि हम सेंटर पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, सो ये आर का हाफ ही हो जाएगा, आर बाई टू, सॉरी स्मॉल आर, आर कैपिटल आर तो हम अर्थ का रेडियस लेते हैं, सो इट विल बी आर बाई टू, और ये भी हमारे पास हो जाएगा आर बाई टू। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ लग गया, आर बाई टू लग गया, इसमें भी आर बाई टू लग गया। वैल्यू जब डलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रेविटी अर्थ के लिए है वो 2.77 टेंस टू माइनस 3 है, और जो मून के लिए जो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ है मून की वजह से पॉइंट पी पे, वो है टेंस टू माइनस 5 न्यूटन पर केजी टुवर्ड्स द मून। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अर्थ की ग्रेविटेशन जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है उससे, क्योंकि मास भी तो बहुत ज़्यादा है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड द मून, आप देखो इनको ऐड कर दोगे, ऐड करना होता है हमें, दोनों की स्ट्रेंथ्स को ऐड कर दोगे, और यू कैन से रिजल्टेंट निकालना है तो भी तब ऐड नहीं करेंगे, अब सेंटर में है ना, रिजल्टेंट निकालना है तो एक एक उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा है, तो मतलब वो एक दूसरे को माइनस कर, उनमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा। माइनस कर देंगे तो सिंपली आपके पास जो है वो 10⁻³ आ जाएगी, टुवर्ड्स दी अर्थ आएगी, क्योंकि अर्थ की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, मैग्नेटिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज़्यादा थी, तो टुवर्ड्स दी अर्थ आएगा। ऐसे आपने इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नाउ लेट्स डील विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा अभी फील्ड ख़त्म हो गया, और ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं। देखो लेट्स से दो बॉडीज़ हैं, दो हमारे पास बॉडीज़ हैं जो कि ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। कितने डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, आई थिंक बिफोर वी डू दैट, पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे हम फील्ड के बारे में। एक तो हमने किया है, बट अभी एक और हम देख लेते हैं कि जैसे 3 मासेस, पॉइंट मासेस हमारे पास, दोनों तीनों का मास है एम एम एंड एम, तीनों का मास एम है। ओके ना, उन्होंने पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड उसकी एल है, लेंथ दे रखी है ए बी सी पॉइंट पे तीनों मासेस हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रखी है एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड रखी है। ओके, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे। रिमेंबर कि अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसकी एक वजह है, मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो कि आपको बहुत क्वेश्चनों में काम आएगा, वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। फिर मैं और भी आपको शेप्स के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ इजीली निकल जाती है। सो देखो, ए बी सी एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तीनों साइड्स एल हैं, और एम है तीनों का मास, और तीनों वर्टिसेस पे लाई कर रहे हैं। जी जो है वो उसको आप सेंट्रॉइड मान लो ट्रायंगल का। सो ए जी जो है वो बी जी और ई जी एम जी सी के बराबर हो जाएगा। नो, जो सेंट्रॉइड डी जी है ना, वो ए पी नॉर्मल, जो ए पी जो एक आपके पास नॉर्मल है 90 डिग्री पे, वो जो उसको 2:1 में काटता है, एक उसका प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रॉइड ऐसे 2:1 में काटता है। ये 2 पार्ट है तो एक एक पार्ट होगा, टोटल 3 है तो। सो ए जी क्या आ जाएगा? ए जी विल बी 2/3 ऑफ ए पी, राइट। वो 2/3 हो जाएगा, अगर टोटल 3 पार्ट हैं तो 2/3 है जो ए पी है, और जो 1/3 है वो जी पी है। So 2/3 of AP will be, which will be equal to 2/3 of AB sin थीटा। अब देखो यहाँ पे AP जो है उन्होंने लिखा है AB sin थीटा, वो उन्होंने टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दी है, साइन थीटा को निकाला है उन्होंने, आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इस तरह से उन्होंने साइन AP की वैल्यू sin 60 की फॉर्म में लिख दी, AB sin 60। अब हम जानते हैं AB क्या है। AB जो है हमारे पास, वो है हमारे पास L, ए पी एल है, और साइन 60 जो हम देखते हैं √3/2 है, और 2/3 की वैल्यू तो पता ही है हमें, तो 1/√3 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे L/√3 हो जाएगा, सॉरी L/√3 ए जी की वैल्यू आ जाएगी। नो, अब ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट जी निकालनी है, इज इक्वल टू द फोर्स ऑन अ यूनिट मास प्लेस एट पॉइंट जी ड्यू टू द 3 इक्वल मासेस। ओके,
अब देखो तीनों मासेस, तीनों इक्वल मासेस हैं, उन तीनों का डिस्टेंस जो है ना वो जी से बराबर ही है, सेंट्रॉयड है ना, तो ए जी इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू जी सी, ये हम जानते हैं। सो यहाँ पे तीनों की एल बाई रूट थ्री है लेंथ, जो तीनों का वो है एल बाई रूट थ्री। डिस्टेंस हमको पता है, और मासेस हमको, ये पॉइंट मास है, देखो जो रेस्ट मास है उसका तो कोई वो होता ही नहीं है, उसका तो मास बहुत नेग्लिजिबल होता है जो जी पॉइंट पे हम ले रहे हैं। तो हम इस इन तीनों मासेस की वजह से उसकी वो हम फील्ड निकाल लेंगे, एक ही निकाल लो फिर तीन ऐड कर दो। सो द थ्री फोर्सेस विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का एक इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, एंड विल बी डायरेक्टेड एज शोन। तो सिमेट्री शोज, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, द सिमेट्री शोज, रिमेंबर द वर्ड सिमेट्री, जो भी फिगर आपको सिमेट्रिकल मिलती है ना, याद रखना उसके सेंटर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को काट देती है। Symmetry, that the resultant force, that is the gravitational field at the point G, will be zero. It will be a zero. आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक ग्रेविटेशन फील्ड एक पॉइंट पे, अगर हॉलोस्फेयर आप ले रहे हो, ठीक है, आप मान लो आप हॉलोस्फेयर ले रहे हो, दूसरा नहीं, हॉलोस्फेयर ले रहे हो, सिंपल हॉलोस्फेयर जब आप लोगे तो इस केस में आपके पास जो सेंटर है उस पे एग्जैक्टली हॉलोस्फेयर के केस में आपने बस सिंपली याद रखना है, यहाँ पे आपके पास ना ई की वैल्यू ज़ीरो होगी, सिमेट्री की वजह से, सिमेट्रिकल शेप है, चारों उसके चारों साइड से बराबर ही है वो, ठीक है। हॉलोस्फेयर का केस में ये हो गया, ओके। सो दिस वाज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और एक और चीज़ जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, आई थिंक लेट मी शो यू, ओके। देखो यहाँ पे ना आपके पास कोई स्ट्रेंथ आई है इस क्वेश्चन में, पता है क्यों आई है? क्योंकि ना मास जो था ना वो बराबर नहीं था। अगर मास बराबर होता ना, अगर अगर ये मून के बराबर एक सैटेलाइट होता, नेचुरल सैटेलाइट, एक और एक मून होता जो बिल्कुल हमारे मून जैसा है, दोनों बिल्कुल इक्वल मासेस के, और उनके बिल्कुल सेंटर में अगर आपने निकालना होता ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को, वो ज़ीरो आती, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर होगी ना, इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के, ये भी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल और मासेस भी इक्वल है, तब ये ज़ीरो होती स्ट्रेंथ, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसकी शुरुआत जो है वहाँ पे आपने ध्यान से समझना है। डेरिवेशन तो चलो कर लेंगे, इजी है, बट इसका कॉन्सेप्ट हल्का सा समझना है। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे के, भाई जब इन्फानाइटली दूर हैं वो, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो सकता है, कोई फोर्स होगा उनके बीच में? नहीं होगा, फोर्स तो ज़ीरो होगा ना उस केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट्स इन्फानाइटली दूर हैं। ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं होगा तब उस केस में, मतलब उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। अब देखो, अब उसके अब क्या करते हैं हम, लेट्स से हम उस एक बॉडी को, एक मास को हम उठा के, एम को, एम मास को, स्मॉल एम को कैपिटल एम मास के पास लाते हैं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे। सो वेन एवर टू मटेरियल बॉडीज, या दो चार्जेस ले लो, आर प्रेजेंट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट नहीं रहे अब, द सिस्टम पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी एक आ जाती है। हम उस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है वो, किसके इक्वल होती है, ये क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर इन्फाइनाइट पे होता तो कोई वर्क नहीं करने की ज़रूरत, तब तो कुछ फोर्स ही नहीं है उनके बीच में, लेकिन अगर वो पास आएंगे उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट, कुछ वर्क करना पड़ेगा, that means that some work must be done for bringing the two bodies from the positions where they do not exert any force, जहाँ से वो फोर्स exert नहीं कर रहे थे, उस पोजीशन से हटा के उनको किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लाए हैं, उसके लिए कुछ वर्क किया है, राइट। सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है एक बॉडी की, एक पॉइंट पे, वो होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आप बॉडी लाए हो, उस पॉइंट तक लाए हो, उसमें कुछ वर्क लगा है, वही आपका इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, उस पॉइंट पे उस बॉडी की, राइट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बाय डेफिनेशन आप ये लिख देना, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है।
ये क्लियर होगी बाय डेफिनेशन. नाउ very important part I'm going to tell you that gravitational force is always attractive in nature. Gravitational force repulsive नहीं होती. Whenever you are dealing with the two objects which have attractive force in nature. See, if the force between two objects is attractive in nature, then the potential energy will be negative. उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, याद रखना है इस चीज़ को आपने. सी व्हाट इज़ दैट? जब कोई दोनों बॉडीज अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी. लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट रिपल्सिव है ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ लो फिर से. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट फोर्स इज ऑपरेटिंग इन द सिस्टम. जो फोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर, जो फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं दो बॉडीज़ के बीच में, वो अगर रिपल्सिव हैं या अट्रैक्टिव हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. मैंने आपको केसेस बता दिए किस केस में क्या होगा. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द important points of understanding gravitational potential energy. Now, अब डेफिनेशन होगी और उसका जब कब वो नेगेटिव होगी कब वो पॉजिटिव होगी ये हमने समझा. अब हम देखते हैं डेरिवेशन. डेरिवेशन के लिए आपने हमेशा ये वाला जो है वो पिक्चर को याद रखना है. बहुत ईजी है, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये जो है वो जल्दी हो जाएगा. सो अर्थ मान लो कैपिटल एम मास है उसका, और एक हमारे पास स्मॉल एम मास है. स्मॉल एम मास ये है और एक कैपिटल एम मास अर्थ का ये है. इन्फिनिट पे पहले ये मास था. राइट. वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी. ठीक है. सो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बॉडी की स्मॉल एम मास की, जो कि पॉइंट ए पे है. जब वो मास यहाँ पे ए पे होगा ना, आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा, वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है. अब देखते हैं कैसे निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को. इसको निकालने से पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़ सही बताना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट यूज़फुल फॉर यू इन 11th ओनली. ये सेम आप जब आप चार्जेस को पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ोगे 12th में, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी. 80% फॉर्मूले सेम रहेंगे. राइट. सो कीप दैट इन माइंड and remember it in this way that it will stay in your mind for next year as well. Now, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की है पॉइंट ए पे, वो जो है इट विल बी इक्वल टू वर्क डन. बाय डेफिनेशन तो यही है कि यू जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू है वो होती है वर्क डन के बराबर, जो कि इन्फिनिट से उस पॉइंट पे लाने के लिए किया गया है उस बॉडी को. So, work done in bringing the body from infinite to point A. Suppose that at any instant, एक particular instance पे body जो है वो point P पे थी, such that OP जो है वो x था. ठीक है. ये जो OP जो है वो यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस x है और मास को यहाँ लाना है P पे, पहले P पे है वो. ठीक है. सो ग्रेविटेशन फोर्स कितनी हो जाएगी पॉइंट P पे? मास छोटा m है और अर्थ का मास कैपिटल M है. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो फोर्स निकालने के लिए, F = gmm ओवर एक्स स्क्वायर. अब देखो फोर्स हमें पता है, अब वर्क डन निकालते हैं कि अब हमने छोटा सा वर्क डन करना है. छोटा सा वर्क करना है मतलब कि हमने dx डिस्टेंस को कवर करना है, यानी कि इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस कवर करना है आपने dx. फिर उसके लिए वर्क निकालते हैं. हमें पता है वर्क क्या होता है. वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब dx डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, उस पे फोर्स लग रही है F. सो F dx dw स्मॉल वर्क जो है वो हो जाएगा F dx = gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx. नाउ रिमेंबर दैट जब भी आप स्मॉल वर्क निकाल लेते हो ना, छोटा सा वर्क निकाल लेते हो, जब आपने ओवरऑल वर्क पूरा निकालना है, लेट्स से इन्फिनिट से निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको स्मॉल वर्क निकालना पड़ता है. फिर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हो फ्रॉम द लिमिट. आपने मान लो उसको लाना है कि आपने इन्फिनिट से लेके r डिस्टेंस पर लाना है, यानी कि a पॉइंट तक लाना है. राइट.
तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्मॉल वर्क अगर आपको पता है तो आप लार्ज वर्क निकाल लोगे इंटीग्रेट करके. सो integrate your small work done dw which will be equal to w which will be equal to integration of this value here. now इंटीग्रेट कर दिया. जी एम एम जो है वो तीनों जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ गए. एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 अंदर है. ये यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट. सही, तो ये होता है. तो यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे भी माइनस 1 आ जाएगा. और फिर आप जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है उसके लिए डाल दोगे आप वैल्यूज़. ओके, इन्फाइनाइट टू आर. नो माइनस जी एम एम आर की वैल्यू डाल दी, 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी. समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज ज़ीरो, सो ये तो ज़ीरो हो जाएगा. सो माइनस जी एम एम ओवर आर, ये है हमारे पास वर्क डन. कि वर्क डन आपका आ रहा है इन्फाइनाइट से डिस्टेंस आर पे लाने के लिए. अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट मास एम इन्फाइनाइट पे है, उसको जब आप डिस्टेंस आर पे ला रहे हो उसके लिए वर्क ये होगा. सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो वर्क डन है वो बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. This gravitational potential energy U of the body of mass m at a distance r from the center of the earth is given by minus gmm over r. This will be your gravitational potential energies formula. It says what? It tells you that energy is nothing but the capacity to do work. जितना वर्क किया है वो एज अ स्टोर हो गया है बॉडी में एज एनर्जी. सो एनर्जी इज नथिंग विद द कैपेसिटी टू डू वर्क. सो वर्क निकाल दिया तो एनर्जी आ गई. यही बाय डेफिनेशन भी हमें बताया है. सो इससे क्या पता चलता है, देखो अपने आप ही नेगेटिव में आ गया है क्योंकि ग्रेविटेशन है. तो दो जो सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास अपना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी. मैंने आपको यही बताया था. कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी जब कभी आपके पास ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो इस केस में ग्रेविटेशन है जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है. दैट्स वाई वी गॉट नेगेटिव एज आवर आंसर. अब ये अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल. दैट मीन्स अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि एज अ नेगेटिव एनर्जी वेल की तरह काम कर रहा है, कुएं की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है जिसमें. सो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव है नेचर में, उसकी वजह से अर्थ जो है वो नेगेटिव एनर्जी वेल की तरह काम कर रहा है. ओके, जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट व्हेन ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क अ बॉडी फॉल्स लोअर इन द पोटेंशियल एनर्जी वेल. जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है तो मतलब कि आर आपका कम हो जाएगा. मतलब जब यू जो है वो ग्रेविटी जो है फोर्स वो अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव वर्क कर रही है, सो the body falls lower in the potential energy well. And when gravity does negative work, a body moves higher in the potential energy well. Okay, let's keep it aside for a while. Let's understand it in a different way. So, as in actual well, work must be done against the gravity to get higher in the well. Obviously, अब एक well मानो आप नीचे हो उसमें, ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए, कुएं से ऊपर आने के लिए, राइट. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ जो बॉडी इंक्रीज़ करती है यानी कि कम नेगेटिव हो जाती है. देखो, इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं है हमेशा कि वो ज़ीरो से ऊपर हो जाएगी या बढ़ती चली जाएगी. इंक्रीज़ करने का ये भी मतलब हो सकता है कि वो पहले ज़्यादा नेगेटिव थी फिर वो कम नेगेटिव होगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ज़ीरो होती है जो कि इन्फाइनाइट पे होती है, राइट. उससे बड़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. सो नेगेटिव है क्योंकि यू, इसलिए जब आप जो लेस नेगेटिव होगी वो अगर आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो तो एज इट मूव्स हायर आर. देखो, और जब आर इंक्रीज़ करेगा, आर इंक्रीज़ करोगे आप तो मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो और थोड़ी कम नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, वैल्यू कम हो जाएगी मतलब कि कम नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी. सो जैसे आप ऊपर राइज करते हो वेल कुएं में, जो नेगेटिव एनर्जी वेल है वहाँ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी इंक्रीज़ करेगी. नहीं तो ऑपोजिट होता था ना, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं हमें, बट नेगेटिव साइन की वजह से ऐसा हो रहा है. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए.
नेगेटिव साइन की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है. सो टॉप ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल वेल इज एट इन्फिनिटी वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय चॉइस इज ज़ीरो. यहाँ पे आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल के देखो, समथिंग ऑफ इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे तब वो ज़ीरो हो जाएगी यू, जब अगर आर इन्फाइनाइट ले रहे हो तो, राइट. सो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h above the surface of earth is given by r plus h. Okay. Yeah. So देखो, आर के केस में अगर मान लो सरफेस की आप बात करें, सरफेस पे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एकदम, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एकदम कांस्टेंट होती है सरफेस पे. नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड इज नियरली यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होती है उस केस में. बट अभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखो एक चीज़ देखते हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की हाइट एच पे, अब आपने हाइट लेके कुछ अर्थ सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी हाइट पे चले गए आप. यहाँ इसका रेडियस आर था और अब यहाँ आप एच पे आ गए हो, हाइट एच पे आ गए हो, राइट. यहाँ इस अपनी इतनी हाइट पे आ गए हो आप. उस केस में क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू माइनस जी एम एम ओवर डिस्टेंस होता है उनका. डिस्टेंस क्या है इसमें, आर प्लस एच है, आर प्लस एच है, तो यहाँ पे माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच. सो अब इस रिजल्ट पे हम डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में. 2.03 जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे आप देखो कि to bring the body from infinite to distance r, work is done by the gravitational field of the earth. ग्रेविटेशन फील्ड ने काम किया है बॉडी को इनफाइनाइट से फाइनाइट लाने के लिए, वर्क किया है. ओके, सेकंड थिंग, एज द डिस्टेंस आर इंक्रीजेस, जैसे आर इंक्रीज, वही हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम, इंक्रीज जैसे आर इंक्रीज करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव हो जाती है, या उसको हम कह सकते हैं कि वो इंक्रीज कर जाती है, और इन्फाइनाइट पे तो वो ज़ीरो बन जाती है. ओके. अगर बॉडी है, मास m है उसका, अगर उसको पॉइंट r1 से लेके r2 पे लेके जा रहे हो, यानी कि लेट मी ड्रॉ अनदर फिगर. ओके, लेट्स से आपके पास ये अर्थ है और ये है इसका रेडियस r, और लेट्स से एक पॉइंट है आपके पास, एक पूरा ये लेंथ है एक R2. ओके, ये R2 लेंथ है यहाँ पे, और एक पॉइंट है आपके पास, ये पूरी की पूरी लेंथ है बिल्कुल सेंटर से लेके यहाँ तक, ये R1 है. ओके, ये R1 है. नाउ ये R2 में बात कर रहा हूँ, तो ये इसकी बात कर रहा हूँ R2 की, यहाँ से यहाँ तक की, और R1 की बात कर रहा हूँ तो ये सारा का सारा R1 है यहाँ से यहाँ. तो इस केस में क्या होगा, अगर एक बॉडी को आप मूव कर रहे हो R1 से लेके R2 तक, मतलब यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, R1 से लेके P से A ला रहे हैं. सो उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या चेंज आएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर, और सॉरी R1 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर होगा. ओके, वेट अ मिनट, यहाँ स्क्वायर क्यों आ रहा है, जी एम एम ओवर आर. ओके, यस, फोर्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया है, उन्होंने सिंपली फोर्स को किया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए. जी एम एम ओवर आर स्क्वायर डी एक्स R1 से R2, सीधा उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया R1 से लेके R2 तक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी एम एम R1 से R2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये सिंपल वही चीज़ है जो हमने पहले किया था, माइनस जी एम एम 1/R2 माइनस 1/R1. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका जी एम एम ओवर R1 माइनस जी एम एम ओवर R2. सिंपली जो उनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज हैं उन पॉइंट बी और पॉइंट ए पे, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. सिंपल सी बात है ये, तो ये डिराइव करने का आपको आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट आप बस ये चीज़ याद रख लेना, डेल्टा यू की ये वैल्यू है. अब इसको समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. नो, R1 जो है वो R2 से ग्रेटर है, राइट. R1 जो है वो बड़ा है R2 से, सो चेंज जो है वो नेगेटिव होएगा.
राइट, वो नेगेटिव होगा। देखो क्यों होगा नेगेटिव, ये वैल्यू जो है वो छोटी है ना इससे, क्योंकि R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो जो डिनोमिनेटर में बड़ा है वो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो कम वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। इट मीन्स दैट अगर एक बॉडी जो है वो अर्थ के आप पास ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके थ्रू। You don't have to be overwhelmed by the mathematical part, just I wanted to derive it and then tell you the result. So ये आपको अगर प्रूव करने को आता है कि let's say why it is that when you move a body closer to the earth its potential energy decreases. Why does it decrease? वो डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जो है उसका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इन द केस ऑफ बॉडी मूव फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R1 टू अ पॉइंट R2। अब देखो आप जो है वो R1 एट R1 टू अ पॉइंट R2 को आप लेके जा रहे हैं, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर आप अर्थ से दूर लेके जा रहे हैं ना बॉडी को, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ इन द केस द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सरफेस टू अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस h अबव द अर्थ। ठीक है, अब हाइट पे लेके जा रहे हैं, मतलब पहले अर्थ सरफेस पे था, फिर R+H मतलब किसी हाइट पे लेके गए R1 से R2। अब R1 छोटा है, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा यू विल बी GMM 1/R माइनस 1/R+H। सिंपली आपने कुछ नहीं किया, पहले सरफेस पे, जैसे ये अर्थ पे पहले सरफेस पे था, वो बॉडी सरफेस पे थी, फिर आप उसको एक हाइट पे लेके गए H, यहाँ पे P पॉइंट पे लेके गए, पहले ये S सरफेस पे ही था। ठीक है, तो ये आपका जो था ये R1 था और ये R2 था ना। इट विल बी GMM 1/R माइनस GMM 1/R+H माइनस कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है, या इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, सिंपली आपने ये वैल्यूज डाली यहाँ पे, और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली R को कॉमन लिया जा रहा है। R को कॉमन तो ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ 1 रह गया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 + H/R था, उसको न्यूमरेटर में लेके तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दो इस पार्ट पे, 1 + H/R इस पर -1 पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, सिंपली आएगी 1 - H/R, और फिर माइनस आएगा H/R का होल स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे चलता चला जाएगा। सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझने वाली बात है कि आपके पास जो जो टर्म्स है ना कंटेनिंग हायर पावर ऑफ H/R, सो जिस केस में H जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट्स से आप अर्थ पे इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, और आप लेके जा रहे हो यहाँ पे यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप स्काई में लेके जा रहे हो बॉडी को सरफेस से उठा के, तो उसमें जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होगा इन दैट केस, हमारा रिजल्ट यहाँ तक पहुँचा है अभी, 1 - H/R प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर। देखो अगर अगर H/R, अगर H बहुत ही ज़्यादा छोटा है R से, तो H/R बहुत छोटा नहीं होगा, तो H/R बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा, उसका क्यूब तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि उसको हम इग्नोर निगलेक्ट कर सकते हैं। सो higher powers of H/R can be neglected. This is the reason why in binomial theorem expanding in these physics articles we can ignore the higher powers of H/R. So यहाँ पे यही रिजल्ट हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास H जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए R से। अगर ये ऐसा केस नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जा रहे हो बॉडी को, या मान लो कि आप 2000 या 1500 किलोमीटर पे लेके, तब आप जो रिज़ल्ट आने वाला है हमारा तब वो नहीं लगाओगे। इसी के लिए जब आपके पास H बहुत छोटा है R से, ये कंडीशन है, तभी तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को हम रोक पाए, यहीं पे यहाँ तक ले पाए। सो 1 - 1 - H ब्रैकेट खोल दो, -1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा आ गया GMM H/R²। नाउ एक चीज़ है GMM/R², ये जो होता है
सॉरी जी एम ओवर आर स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राइट। सो चेंज इन द पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम, ये वाला एम और स्मॉल जी और एच, एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। So this is one of the results that are done now. There is a question regarding that, very simple question, you can give it a try. You can pause the video here, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, सिंपली अपना मैथमेटिकल नॉलेज चेक करने के लिए। मास दिया अर्थ का, मून का भी मास दिया है, कैपिटल जी की वैल्यू दी है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ मून सिस्टम को निकालना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। नाउ यू की वैल्यू हमें पता है माइनस जी एम एम ओवर आर होती है, बस वो वैल्यू डाल के आपने कर देना है। I think I should. There was a question we can try together. Let me check. No, there is not. Okay. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में देखो जो हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे ना हमने पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, उस पर आप आते हैं, बट आई थिंक हमें पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ही समझ लेते हैं। देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं, उसको u से डिनोट करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज वर्क डन, वही है वर्क डन ही हमने निकालना है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। पहले हम ना मास m को लेके आ रहे थे, राइट, बट अब हम यूनिट मास को लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक। यूनिट मास ले लो या टेस्ट मास ले लो, जब हम यूनिट मास लेंगे तब हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जी एम ई एम एम ओवर आर, राइट। सो एक एम हम मास ले रहे थे, बट इसमें क्योंकि यूनिट मास है तो वही चीज़ आपकी बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला आपका माइनस जी एम ओवर आर बन जाएगा, दूसरा मास तो 1 यूनिट का है। सो ग्रेविटी एट आर विल बी माइनस जी एम ओवर आर। जूल पर केजी जो है इसके वो होते हैं, यूनिट्स होते हैं। नो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पे हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल है तो वो नेगेटिव होगी, अट्रैक्टिव है। इंक्रीज एज वन मूव्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वही सेम केस है, इन्फिनिट की तरफ जाओगे तो वो इंक्रीज होएगी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ज़ीरो होती है मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, ज़ीरो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अर्थ के सरफेस पे सिंपली आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, जो कि रेडियस है अर्थ का, माइनस जी एम ओवर आर आपकी वी ग्रेविटी आ जाएगी। सो दिस विल बी योर रिजल्ट फॉर द अर्थ। लेट मी सी इफ there is a question that we can do together. Okay, yes. So ये क्वेश्चन आप और कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप अब इसको पॉज कर लो। नाउ यू कैन गिव इट अ ट्राई एज वेल। डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मिड पॉइंट पे दिया हुआ है, दोनों लाइनों को ज्वाइन करने वाला है, मिड पॉइंट पे दिया हुआ है। अर्थ का मास दिया है, मून का मास दिया है, आपने क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। देखो इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उसमें आपने रिजल्टेंट निकालना था, राइट। इस केस में आपके पास मून है और अर्थ है और पॉइंट पी पे निकालना है, पहले दोनों के अलग अलग से निकाल लेना, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग से निकाल लेना, r/2 होएगा, और जो वैल्यूज़ डालेंगे सॉल्व करके जो है हो जाएगा, दोनों को ऐड करना होता है एंड में, दोनों के पोटेंशियल्स को सेपरेटली निकाल के ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपली फॉर्मूलाज लिख दो, जो कॉमन आ रहा है ले लो, फिर वैल्यूज़ को डालना, ये गुड सही स्ट्रेटजी होएगी। Let me see if there is any other question that we can do together. ये क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन था मेरे पास, वेट करो। Okay, let's put a question. Let's say दो हैवी स्फीयर्स हैं, ठीक है। There is a sphere
एंड देन देयर इज अनदर स्फीयर। दोनों का मास जो है ना वो 200 kg है, दोनों बराबर मास के हैं। 200 kg ये है और ये भी 200 kg है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो 1 मीटर है, राइट। उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बॉडीज़ के बीच से जो आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, आप देख लेना 1 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। सो हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यहाँ आप मान लो एम पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट मिड एम, मिड पॉइंट एम पे ग्रेविटेशनल फील्ड आपने निकालनी है। और सेकंड है आपके पास, आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है। ये आपका होमवर्क रहा। एट एम मिड पॉइंट है वो।